हेलो बच्चों, आज हम आपको भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था है, जिसमें कल हम संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण या लक्षण या तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन कई विद्वानों का ये मानना है कि भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक नहीं है, या यूँ कहें कि भारतीय जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें संघात्मक की जगह एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण नज़र आते हैं। तो यानी वह तथ्य या लक्षण जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक न होकर एकात्मक है। तो संघात्मक व्यवस्था के होते हुए भी भारतीय संविधान को पूर्ण संघीय नहीं माना गया, क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एकात्मक होने के साक्षात प्रमाण हैं। वे विशेषताएं जो भारतीय संविधान को एकात्मक रूप देती हैं वे निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एक संविधान। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण तो ये होता है कि वहाँ पर एक से अधिक संविधान होने चाहिए, या यूँ कहें कि पूरे देश का एक संविधान और अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग संविधान होने चाहिए। लेकिन भारत में सिर्फ एक ही संविधान है, तो इस आधार पर कई विद्वान ये कहते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक है। तो भारत में केंद्र तथा राज्यों के लिए एक ही संविधान है। अपवाद में यानी जम्मू कश्मीर राज्य है वो पहले था, अब जम्मू कश्मीर में भी एक ही संविधान है। तो अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड आदि देशों में संघात्मक प्रणाली है तथा वहाँ राज्यों के अपने पृथक संविधान है। तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों ऐसे देश हैं जहाँ पे देश का भी एक संविधान है और प्रत्येक राज्य के अपने अलग अलग संविधान है। लेकिन हमारे भारत देश में सिर्फ एक ही संविधान है, जबकि भारत में समस्त देश के लिए एक ही संविधान है, जिसमें केंद्र तथा राज्यों के शासन की व्यवस्था के संबंध में प्रावधान है। तो पहला तो लक्षण है एकात्मक का कि भारत में सिर्फ एक ही संविधान है। विश्व के अधिकतर जो संघात्मक देश हैं वहाँ पर अलग अलग संविधान है। दूसरा, अवशिष्ट शक्ति। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार को प्रदान की हैं। अवशिष्ट शक्ति का अर्थ किसी ऐसे विषय से है जो तीनों में से किसी भी सूची में अंकित नहीं है। यह व्यवस्था कनाडा के संविधान में उपलब्ध है, या यूँ कहें कि ये जो अवशिष्ट शक्ति है वो हमने किस देश के संविधान से ग्रहण की है? कनाडा के संविधान से। और अवशिष्ट शक्ति का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 248 में। अवशिष्ट शक्ति के विषयों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र। अवशिष्ट शक्ति किसे कहते हैं? अवशिष्ट शक्ति का अर्थ होता है ऐसे विषय जो न तो संघ सूची में शामिल हैं, न राज्य सूची में शामिल हैं और न समवर्ती सूची में। तो ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्ति या अवशिष्ट सूची में शामिल किया गया। संविधान संशोधन। संविधान के संशोधन करने के संबंध में केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया केंद्र से ही आरंभ होती है, या यूँ कहें कि संसद से ही आरंभ होती है। तो केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अधिकांश भाग को संसद साधारण बहुमत से निश्चित विधि द्वारा परिवर्तित कर सकती है। संविधान का बहुत कम भाग ऐसा है जिसमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। अतः संविधान संशोधन में भी केंद्र सरकार की श्रेष्ठता है, जो कि एकात्मक प्रणाली का मुख्य लक्षण है। तो संविधान में अधिकतर संशोधन तो अकेले संसद ही के द्वारा हो जाता है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर
आधे राज्यों की सहमति लेना जरूरी होता है। शक्तियों का विभाजन। संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, जैसे संघ सूची में राज्य सूची की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय अंकित किए गए। इसके अतिरिक्त संघ सूची के विषयों की कुल संख्या 97 है, जबकि राज्य सूची के विषयों की संख्या कितनी है? 66। और समवर्ती सूची के विषय हैं 47। तो ज़्यादातर विषय किस में शामिल हैं? संघ सूची में। और वो भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं वो संघ सूची में शामिल हैं। राज्य सूची में 66 विषय ही हैं और समवर्ती सूची में 47। संघ सूची में अंकित विषयों पर केंद्र अथवा संसद कानून बनाती है। राज्य सूची में अंकित विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, किंतु कुछ विशेष अवस्थाओं में संसद भी राज्य सूची में अंकित विषयों पर कानून बना सकती है, जैसे राष्ट्रपति शासन लगने पर या आपातकाल लगने। समवर्ती सूची में अंकित विषयों पर दोनों यानी केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं, परंतु यदि राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून केंद्रीय कानून का विरोध करता है तो राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून उस सीमा तक रद्द कर दिया जाता है जिस सीमा तक वह केंद्र सरकार के कानून का विरोध करता है, और तब केंद्र का कानून लागू कर दिया जाता है। अतः शक्तियों का यह विभाजन केंद्र को शक्तिशाली बनाता है, जो कि एकात्मक सरकार का मुख्य लक्षण है। तो ज़्यादातर जो सूचियाँ हैं उन पर अधिकतर शक्ति केंद्र को ही प्राप्त है। आपात शक्ति। प्राय संघात्मक संविधान को एकात्मक रूप देने के लिए संशोधन करना आवश्यक होता है, परंतु भारतीय संविधान की विशेषता है कि संशोधन किए बिना इसको एकात्मक रूप दिया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। वह 3 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल कब लगाया जा सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में है तो समस्त देश में या देश के किसी भाग में वह आपात स्थिति घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल लगाया जाता है या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अगर राज्यपाल या किसी अन्य के द्वारा राष्ट्रपति को यह अवगत हो जाए कि उस राज्य की शासन व्यवस्था संवैधानिक दायरे में रह कर के कार्य नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता संकट में है, तो वह उस समय वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और अगर देश में आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो ऐसी स्थिति अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। अब 6वां पॉइंट है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। तो संघीय प्रणाली में दूसरा सदन प्राय असमानता के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ज़्यादातर जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में जो आपके दूसरा सदन है उसमें प्रत्येक राज्य से बराबर प्रतिनिधि आते हैं, लेकिन हमारे भारत देश में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जनसंख्या के आधार पर सदस्य चुन करके आते हैं। तो अमेरिका का जो दूसरा सदन है, जैसे हमारे यहाँ दूसरे सदन को राज्यसभा कहते हैं तो वहाँ पर सीनेट कहते हैं।
तो अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य 2-2 प्रतिनिधि भेजता है, परंतु भारत की राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, जो संघात्मक प्रणाली के सिद्धांतों के विरुद्ध है। एकल नागरिकता। अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड के संविधान में दोहरी नागरिकता की प्रथा है। जैसे यहाँ अमेरिका और स्विट्जरलैंड में संविधान भी अलग अलग है, ऐसे ही यहाँ प्रत्येक नागरिक को 2 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, एक राज्य की और दूसरी देश की। तो प्रत्येक व्यक्ति संघ का नागरिक होने के साथ साथ अपने राज्य का भी नागरिक होता है। उस राज्य की ओर से उसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता की प्रथा नहीं है, अपितु सभी व्यक्ति भारत के ही नागरिक हैं तथा सभी को समानता के आधार पर संविधान की ओर से अधिकार प्राप्त हैं। तो एकल नागरिकता यानी जहाँ सिर्फ पूरे देश के लोगों को सिर्फ एक ही प्रकार की नागरिकता प्राप्त हो। 8वां पॉइंट है प्रारंभिक बातों में एकरूपता। कुछ प्रारंभिक बातों की एकरूपता भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। जैसे समस्त देश के लिए एक ही प्रकार के दीवानी तथा फौजदारी कानून का प्रबंध किया गया है। समस्त देश के लिए एक ही चुनाव आयोग है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य केंद्र तथा राज्यों के शासन का प्रबंध करते हैं, जबकि इन सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, परंतु वे राज्य सरकारों के उच्च पदों पर कार्य करते हैं। तो इन बातों से संविधान का एकात्मकता की ओर झुकाव प्रतीत होता है। तो ये आपके 8 पॉइंट आपको एकात्मक लक्षण के बारे में बताए हैं। कल हम बाकी के लक्षणों के बारे में बताएंगे।